अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। और आज बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन होगा और इसी के साथ साथ फिर हम उसे आगे की तरफ लेके चलेंगे कि भाई किस तरीके से आपके पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वर्क करती है, किस तरह वो इम्पोर्टेंस रखती है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी इसकी दी गई है, वो भी हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस किस तरह की है। मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को वैसे तो आप एक सेपरेटिंग टेक्निक मानेंगे, लेकिन सम टाइम हम और भी सेपरेटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सेपरेटिंग टेक्निक में कुछ मजीद जो है ना वो मतलब हमें हमारे लिए एडवांटेजेस हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम सिंपल सी एक बॉइलिंग करें, अगर हमारे पास पानी और नमक मिक्स हो गया है, आपने बॉईल करना शुरू कर दिया, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो नमक है वो पीछे रह जाएगा, नमक सेपरेट हो गया। अब असल में होता यह है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कम होता है बनिस्बत किसके, सोडियम क्लोराइड के। अब सोडियम क्लोराइड का अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी अगर लिया जाए तो मतलब वो ऑलमोस्ट 800 के करीब बनता है। तो बात यहाँ पर यह है कि काफी बड़े टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड मेल्ट और बॉयल होता है, जबकि पानी उसकी निस्बत कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। अब क्या होगा, जब आप गर्म करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी की बॉइलिंग पहले हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो चीज सेपरेट करनी हो, और जैसे पानी में नमक था वो सॉल्यूट था, इसी तरह ऐसा सॉल्यूट हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम हो, या फिर ऐसा हो कि जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल होकर इवेपोरेट होता हो, ठीक है, या आप क्या कहते हैं कोई और टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे डिस्टिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी गर्म करना पड़ता है। तो आप जितना टेम्परेचर देकर सॉल्वेंट को उड़ाने वाले हैं या इम्प्योरिटीज को खत्म करने वाले हैं, उस टेम्परेचर से पहले हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। अब क्या मामला होगा, अब होगा ये कि हमारे या तो डिकम्पोज होता है या वो रिएक्ट कर जाता है। तो बात यह है कि अगर हम पुरानी टेक्निक जैसे मैंने बॉइलिंग कहा या मैंने डिस्टिलेशन कहा, अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि वो जो चीज़ हमें चाहिए, हमारी रिक्वायर्ड सब्सटेंस है या एनालाइट है, वो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करें, फिर हमें कुछ और टेक्निक की जरूरत पड़ती है। उस टेक्निक के अंदर यह हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी है। इसमें क्या होता है, हमें बॉइलिंग करनी नहीं पड़ती। हमें किसी भी एनालाइट का यानी ये देखना पड़ता है कि वो कितना सॉल्युबल है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इस चीज की बुनियाद पर, या आप कह लीजिए सॉल्वेंट हमारे पास होंगे दो, ठीक है, बेसिकली दो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमने सॉल्यूट डिसॉल्व करना है। ये हमारा बेसिक फिनोमिना होगा, इसमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल क्या कुछ होगा वो फिर हम आगे जाके तफसील से समझेंगे। तो आपने अभी ये समझा है कि ये एक अच्छी टेक्निक है, नंबर वन। अच्छी टेक्निक से मुराद ये है कि जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हमें एनालाइट को अलग करके नहीं देती या सेपरेट नहीं कर पाती, वो ये टेक्निक कर सकती है। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान में रखना है कि इस टेक्निक में कुछ तब्दीली है या कुछ एडवांटेजेस हैं। दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं एज अ सेपरेटिंग टेक्निक, हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी पिछली क्लासेस में सादा तरीन जो टेक्निक्स पढ़ते थे वो यही थी कि उसके अंदर आपने मिसाल के तौर पर सब्लिमेशन कर ली, आपने क्रिस्टलाइजेशन कर ली, या फिर आपने बॉइलिंग कर ली, फिल्ट्रेशन कर ली। तो इस तरह की टेक्निक्स अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जहां पर ऐसा मामला आ जाए कि ये टेक्निक यूज ना की जा सके, तो फिर हमें रिस्पेक्टिवली डिस्टिलेशन भी अपना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो आज यही है हमारा टॉपिक कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है और उसका जो बेसिक नॉलेज है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। बेटा, बुक ये कहती है, हाँ जी बेटा, देखें इसमें लिखा ये है कि आपके पास द देखें फिलहाल ये चैप्टर हमारे पास लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था आपको। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, बल्कि ये है 18। और 18। हाँ 18, और सैंपल जो है बेटा प्रिपरेशन लिखा हुआ है कि आप सैंपल को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। असल में हमें क्या करना है, आगे जाकर टाइट्रेशंस करनी है या हमें कुछ ऐसा तरीका का इख्तियार करना है जहां पर हमारे पास जो सब्सटेंसेस हो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, तो सैंपल प्रिपरेशन इसने लिखी है।
और इस सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन हमारा बेसिकली ये सेंस है। अच्छा आगे चलते हैं, अगली बात में वो क्या कहता है, वो कहता है जी, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ साथ बुक के साथ साथ आप भी अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इंड्यूसेस इंट्रोड्यूसेस। अब नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन इस पर जो आपको ये रीड करने का मकसद है वो ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सट्रैक्शन की जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो लिखता है नेक्स्ट चैप्टर में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सैंपल्स वेयर बाय मल्टीपल एनालाइट्स आर सेपरेटेड, जहां हम मुख्तलिफ किस्म के जो एनालाइट्स होंगे या रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होंगे वो किसी कॉम्प्लेक्स से अदा करेंगे, ठीक है, ऑन अ कॉलम एंड डिटेक्टेड एज दे इमर्ज फ्रॉम द कॉलम। ठीक है, ये कॉलम बेटा एक क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो वहां पर इसको सीखा जाता है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट वो कह रहा है कि वहां पर डिफरेंट एनालाइट को सेपरेट किया जा सकता है। बट वेरी ऑफन सैंपल नीड टू बी क्लीन्ड अप, लेकिन सैंपल को साफ होना जरूरी है, प्योर होना जरूरी है पीरियड टू इंट्रोडक्शन इनटू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। यानी आपको वो टेक्निक्स करने के लिए तो सम टाइम तैयारी करनी पड़ती है सैंपल की, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि वो क्लीन हो, वो अपनी प्योर फॉर्म में हो, या वो इस हालत में हो कि हमारे नेक्स्ट जो एनालिटिकल टूल्स हैं वो उसमें वो यूज हो सके या उसके जरिए से आप उसको तब्दील कर सकें। द टेक्निक्स ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन एंड रिलेटेड टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल फॉर आइसोलेटिंग, यही चीज इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटिंग एनालाइट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सैंपल। तो ये वाली बात आपने दिमाग में रख लेनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। यानी ये आइसोलेटिंग, असल में मैंने शुरू में कहा आइसोलेटिंग या सेपरेटिंग एक ही बात है। तो आइसोलेटिंग द एनालाइट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सैंपल मैट्रिसेस प्रियर टू द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। यानी क्रोमेटोग्राफी करने से पहले पहले आप लोगों ने जो चीज तैयार करनी है, जिसकी आपने सेपरेशन करनी है, उसको प्योर हालत में लाने के लिए या कंपोनेंट्स को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, या जो चीज क्रोमेटोग्राफी में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी उस डिस्टरबेंस को या इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या कंसंट्रेशन को रेज करने के लिए, सिंपली ऐसा भी कहते हैं, क्या ये इस्तेमाल करेंगे टेक्निक। बहरहाल ये थोड़ा सा इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन था कि इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली है क्या। तो लिखता ही है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन involves the distribution of solute between two immiscible liquid phases। मैंने आपको एक लिंक भेजा था, वो लिंक अगर आपने देखा है तो उस लिंक में ये सब चीजें वैसे डिस्क्राइब हुई भी हैं, मैं फिर भी उसको साथ साथ दे दूंगा इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में। देखता है दिस टेक्निक इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर वेरी रैपिड एंड क्लीन सेपरेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी यहाँ पर एक तो ये भी एडवांटेज आ गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों किस्म के सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के एक दूसरे से, ठीक है, या एक दूसरे के साथ हैं वो लेकिन उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। बहरहाल हम इसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये थी आपके पास डेफिनेशन, मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, समझा देता हूँ आपको। वो कहता है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट होगा, बल्कि सॉल्वेंट सिस्टम होगा ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप यूँ सोच लीजिए कि हमारे पास बेसिकली एक सॉल्यूट होगा, उस सॉल्यूट को हम हल करेंगे किसमें, सॉल्वेंट्स में, दो किस्म के सॉल्वेंट्स में। एक सॉल्वेंट उसमें ऑर्गेनिक होगा, एक सॉल्वेंट उसमें इनऑर्गेनिक होगा। तो दो दो अलग, यानी समझ लीजिए ये पेयर है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे में हल नहीं होते, सॉल्वेंट्स एक दूसरे में हल नहीं होते। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। तो इसी तरह वाइस वर्सा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो सॉल्वेंट्स हैं जो आपस में तो हल नहीं होते, हाँ जो सॉल्यूट आप लेने लगे हैं वो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा या किसी में ज्यादा और किसी में कम हल हो सकता है। तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट्स में हल कर कर सॉल्यूट को क्लीन करने का जो तरीका कार है, सॉल्यूट बोल रहे हैं या एनालाइट को क्लीन करने का जो तरीका कार है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, बहरहाल इसको आप अल्फाजों में तो ऐसे याद कर लें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये है कि आप इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको मजीद जो है वो समझ में आएगी। देखिए जी नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है, लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है,
देखेंगे इसमें लिखता ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ सोल्यूट एस, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, तो यहां हमारे पास एक सोल्यूट है। सना बेटा आपने कुछ कहना है, आपका हैंड रेज है। नहीं कर। अच्छा जी, अच्छा बेटा देखें, अब यहाँ पर ये चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का जिक्र है, आ सॉल्यूट। अब ये जो आपके पास एस लिखा है इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूट है। असल में ये वो सॉल्यूट है जो आपके पास इम्प्योर है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे फिलहाल। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसे मतलब आपको ये चाहिए, लेकिन ये एक ऐसे सॉल्वेंट में मौजूद है जिस सॉल्वेंट से आप इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, यानी ये सॉल्यूट किसी ऐसे सॉल्वेंट में है जिससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। ये प्रोसेस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये आपके पास इम्प्योर हालत में हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस सॉल्यूट को क्या करेंगे, विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू फेजेस, आप इसे हल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक इनऑर्गेनिक फेज या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है पहले से मौजूद, पर ये वहां से निकल नहीं रहा, तो अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें उसके अंदर एक ऑर्गेनिक लेयर या इनऑर्गेनिक फेज या यूं बोल लीजिए एक ऑर्गेनिक क्या कहते हैं सॉल्वेंट ऐड कर दें, यानी पहले वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मौजूद है, अलहदा नहीं हो रहा, आपने उसी सिस्टम के अंदर, यानी पहले से वो सोल्यूशन है क्योंकि उसमें एक सॉल्वेंट भी है उसमें एक सॉल्यूट भी है, आपने एक और लेयर डाल देनी है, एक और सॉल्वेंट डाल देना है जो कि ऑर्गेनिक होगा। हाँ अगर वो पहले ऑर्गेनिक है तो आप यहाँ इनऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादा ये होता है कि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाद में डालते हैं। अब क्या होगा जब आपने ये कर लिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जरा दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपके पास बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर यहां पर क्या है, ये एक सॉल्वेंट है। अब मान लें कि ये सॉल्वेंट 1 है या आप मान लें कि ये सॉल्वेंट 2 है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको अगर कह देता हूं कि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो एक्वस है, पानी है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारा क्या हल हुआ हुआ है, इसके अंदर हमारा हल हुआ हुआ है सॉल्यूट ये सॉल्यूट हल हुआ हुआ है। अब ये क्या बन गया, जाहिर होता है एक इसके अंदर सॉल्यूट है और एक इसके अंदर सॉल्वेंट है, तो मिलाकर इसको एक नाम अगर देंगे तो नाम क्या देंगे भाई, नाम देंगे सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि हमने इस सॉल्यूट को जो अंदर मौजूद है इसको निकालना है, अलहदा करना है, जो इस सॉल्वेंट से अलहदा नहीं हो रहा जो पहले से मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम और करेंगे, वो ये है कि इसी सोल्यूशन के अंदर आप एक और फेज, जैसे मैंने बोला फेज बेशक बोल लें, बेशक आप उसको सॉल्वेंट बोल लें, ठीक है, बेशक उसको आप लेयर बोल लें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ले लीजिए इसके अंदर ऐड हो गई। अब क्या हो गया, अब इसमें दो सॉल्वेंट हैं, एक सॉल्वेंट तो पहले ही मौजूद था और एक सॉल्वेंट वो है जो अब हमने डाला है। सपोज कीजिए इसका नाम 1 है, अगर पहले का नाम 2 रखा था इसका नाम 1 है, अगर पहले का नाम 1 है तो उसका नाम 2 है, लेकिन फिलहाल मैं आसानी की खातिर इसको लिख देता हूँ ईथर। अब आपके पास दो किस्म के सॉल्वेंट हो गए बेटा, जो पहला सॉल्वेंट आपके पास है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक यानी वाटर, और जो आपके पास दूसरा है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, यानी ईथर। अब ये जी मुकम्मल सिस्टम हो गया। अब आपने करना ये है कि इसको ढक देना है, वैसे ये बॉटल ही होती है खास, इसके ऊपर एक ढक्कन लग जाता है, आपने इसको ढक देना है और फिर क्या करना है, शेक, इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। अच्छी तरीके से जब हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, इस सॉल्यूट को मौका मिलेगा कि जितना जल्द से यानी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ये सॉल्यूट अपने आप को इनऑर्गेनिक लेयर से निकालकर और कहां लेके चला जाए, यहाँ पर, यानी ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चला जाएगा, फिर हम ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं और बाकी क्या बच जाएगा। जैसे वहां पर क्या था,
पानी को उड़ा देते थे, तो पानी को उड़ा देने के बाद क्या होता था, पीछे नमक बच जाता था। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। इस तरह ऑर्गेनिक लेयर को उड़ाना आसान होता है क्योंकि ये पहले से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। एनी हाउ, ये फिलहाल आगे जाकर सीखेंगे क्या प्रोसेस मजीद है, लेकिन मैंने थोड़ा सा जरा आपको एक आइडिया दे दिया है कि हाँ भाई इसमें 2 सॉल्वेंट हैं और इसके अंदर क्या नाम है, 2 सॉल्वेंट हैं, 1 सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को एनालाइट कहते हैं और उसी को ही हमने क्या करना है, क्लियर करना है बेटा। तो ये आपके पास सिंपल सी बात आ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो लिखता ही है a solute S will distribute itself between two phases after shaking and allowing the phases to separate। अच्छे तरीके से आपने इसको शेक करना है और ये अलाउ करना है कि वो जो सॉल्यूट है वो किसी भी फेज में चला जाए, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में, ठीक है बहरहाल। और वहां जैसे वो अपना फेज चेंज करेगा तो सेपरेट करना उसको आसान हो जाएगा। And within limits, the ratio of the concentrations of the solute in the two phases will be constant। अब यहाँ पर आपको ये वाली बात बतानी है कि ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा, मिसाल के तौर पर आपको यदि सारा का सारा सॉल्यूट यहाँ से निकलकर इनऑर्गेनिक लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा होगा कि कुछ मिकदार उसकी यहाँ नीचे ही रहेगी इनऑर्गेनिक में और कुछ ऊपर चली जाएगी। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कितना है, फॉर एग्जाम्पल 6 ग्राम था वो सॉल्यूट, इनऑर्गेनिक में ही था, फिर आपने ऑर्गेनिक लेयर डाल दी, तो कुछ वक्त के बाद देखा कि 2 ग्राम नीचे रह गया, ये हम बाद में बेटा कैलकुलेट करते हैं, और जो 4 ग्राम है वो ऊपर चला गया। अब रेशो क्या हो गई, 2 और 4 की रेशो बनाओ तो सिंपल बनती है 1:2 रेशो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्या कहते हैं सॉल्यूट है बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके अंदर, सॉल्यूट में, और यानी सॉल्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पहले सॉल्वेंट में और दूसरे सॉल्वेंट में, या उसको हम 1 और 2 करके पुकार सकते हैं। तो बहरहाल लिखा है a solute S will distribute itself between two phases after shaking and allowing the phase to separate and within the limits। ये मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ दिया था, मैं उससे आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। तो लिखता ही है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास S का मतलब है सॉल्यूट, और ये क्या हमारे पास 1, बल्कि यहाँ से पढ़ लेते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखें, वेयर KD इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब ये जो हमें रेशो निकाली है ना, रेशो कैसे निकाली है बताओ, हमने निकाली है कि सॉल्यूट अपने आप को इनऑर्गेनिक लेयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सॉल्यूट अपने आप को ऑर्गेनिक लेयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन गई, रेशो बन गई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक फेज, और इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इनऑर्गेनिक फेज, ठीक है बेटा। तो ये एक रेशो है, इसी रेशो को मैथमेटिकली यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, KD इज इक्वल टू S कंसंट्रेशन 1 S कंसंट्रेशन 2 रेशो आ गया बेटा। अब वो कहता है ये है क्या, ये क्या चीज है, इसको जरा हम डिफाइन करते हैं। देखिए क्या लिखता है, लिखता ये है कि वेयर KD इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड द सबस्क्रिप्ट्स, यानी जो नीचे लिखे गए ये जो 2 और ये 1 के बारे में बात आ रही है, कहता है सबस्क्रिप्ट्स रिप्रेजेंट सॉल्वेंट 1। सॉल्वेंट 1 बेशक आप उसको मान लें, वो कहता है ऑर्गेनिक है, तो हमारा सॉल्वेंट 1 ऑर्गेनिक ये रहा जी, ये 1 हो गया जी। फिर वो लिखता है ये है एंड द सॉल्वेंट 2 जैसे कि वाटर, ये आपके पास इनऑर्गेनिक वाटर 2। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज लार्ज, अब कुछ सोचो KD बड़ा है भाई, KD अगर हम यहाँ देखें तो KD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 या कंसंट्रेशन ऑफ S1। इसका मतलब क्या है, 1 से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक, 1 से मुराद क्या है, ऑर्गेनिक। तो बात है अगर KD बड़ा है तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा हल है, जबकि इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि KD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द S2, ठीक है ना। अगर हम पूछें या हमें कोई बताए कि KD की वैल्यू कम है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूट क्या हुआ है, ज्यादा हल हुआ है 2 यानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा
डिस्ट्रीब्यूशन रेशो निकालें, केडी की वैल्यू निकालें, और केडी की वैल्यू निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सॉल्यूट कौन से सॉल्वेंट में ज्यादा है और उस सॉल्वेंट से हम कैसे अपने सॉल्यूट को निकाल पाएंगे। तो ये आपके पास एक छोटी सी टेक्निक थी, ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ बेटा। हाँ जी, अब लिखता है द अपरेटस। अब हम अपरेटस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। ये पहले भी आपको फनल दिखाई हुई है लेक्चर्स के अंदर, लेकिन अब फिलहाल दोबारा देख लें। ये आपके पास एक फनल है, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में रहे। मिसाल के तौर पर बेटा वो जो हमने ऊपर बनाया था ना सोल्यूशन, वो इसमें डाल देते हैं। वो इसमें डाल देते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक लेयर आ गई, ठीक है, बेशक आप इसको ऑर्गेनिक लेयर मान लो, और इसके अंदर हल हुआ है क्या, हमारा सॉल्यूट। जितनी मिकदार में भी है वो एक अलग बात है। और सपोज कर लीजिए ये हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट आ गया है, चाहे आप इसको मान लें कि ये आपके पास पानी है। तो दो चीजें हो गई, और इसके अंदर भी जाहिर सी बात है क्या है, वो हमारा सॉल्यूट हल हुआ है। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट आपको दिखा दूं यहाँ पर, कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि समझ में रहे। ये जी आपके पास कलर तो ये आ गया, ये देखें, ये हमारे पास सॉल्यूट इधर भी है और ये हमारे पास सॉल्यूट कुछ इधर भी है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, सपोज कीजिए कि नीचे ऑर्गेनिक लेयर थी तो 4 ग्राम आ गया था और ऊपर 2 ग्राम आ गया था। ठीक है, ये मैंने रेशो के एतबार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 रेशो रहती है, यहाँ 1, ऐसे भी कहा जाता है। अब क्या होगा, अब आपने ये जो आपके पास हिस्सा है इसको खोलना है, और खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, ये आप कोई फ्लास्क ले लें। तो जब इसको आप खोलेंगे तो पहले कौन सी लेयर आएगी भाई, ये वाली लेयर पहले आ जाएगी। आप इसको यहाँ पर निकाल लेंगे, ये देखिए, और फिर दूसरी लेयर आ जाएगी तो उसको आप दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। इस तरह से ये एक सेपरेटिंग फ्लास्क है। ठीक है, अब दो सॉल्वेंट आपने अलग कर लिए। जो सॉल्वेंट आप आसानी से निकाल उड़ा सकते हो, इवेपोरेट कर सकते हो, वो उड़ा देंगे, खुद ही हो जाता है ऑर्गेनिक लेयर। आप बस ऐसे हवा में रख दे तो उड़ जाता है। तो पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्यूट। फिर दोबारा ये अमल दोहराएंगे, फिर अमल दोहराएंगे, फिर दोहराते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जो रेशो है वो बरकरार रहेगी। हमेशा इनऑर्गेनिक से ज्यादा ऑर्गेनिक फेज में हमारा सॉल्वेंट जाता रहेगा, और ऑर्गेनिक फेज का जो सॉल्वेंट है वो हम उड़ाते रहेंगे और सॉल्यूट हमें मिलता रहेगा। यानी इसे कहते हैं ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बार बार आपको करना पड़ता है। बहरहाल ये मैंने आपको बात समझाई फनल की। तो बुक हमारी किस तरह से बात कहती है इसको भी देख लेते हैं। लिखता है मेनी सब्सटेंसेस आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन द एक्वस लेयर्स एज वीक एसिड। बहुत से सब्सटेंस कम हल होते हैं। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब है कम हल होना। The extraction now become depend on the pH of the solution। अब चूंकि उसने बात किसकी की है, उसने बात की है जी एसिड्स की, ये जी एसिड की। जब एसिड आयोनाइज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिड है, इसका नाम है CH3COOH। जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये आयोनाइज होगा CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है इसको हम आसानी से टाइट्रेशन के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि वो चीज यानी हमारा एसिड उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, आपके पास डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो ये आपके पास सिंपल सी बात थी। ठीक है, अच्छा हमारी बुक में अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये भी बात पता चल जाए आपको कि H आयन की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एसिड है उसकी या सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो कम हो गई है। पीएच जितनी कम होती है उतना ही सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता है। तो पीएच भी अगर हम काउंट करते रहें तो पता लगता रहता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखेंगे बात को। अच्छा, अब ये तो था एसिटिक एसिड। अगर हम इसकी जगह पे बेंजोइक एसिड ले लें तो क्या होगा भाई, बेंजोइक एसिड लेने से
मिसाल के तौर पर आपके पास ये हिस्सा चेंज हो जाएगा। C6H6 होता है ना बेंजीन, तो ये समझ लें कि C6 और H6 में से एक H चला गया, ये बन गया C6H5COH बेंजोइक एसिड। अब ये भी यहाँ पर आ जाएगा C6H5COO नेगेटिव, मतलब है बेंजोएट, ठीक है ना, अपना जैसे एसीटेट होता है इसी तरह बेंजोएट, और हाइड्रोजन आयन हो गया। अब इसको बुक ने कैसे लिखना है, बुक ने ये लिख दिया है कि जो ये पार्ट है, मतलब इसका H के अलावा जो पार्ट एक्चुअली, इसको बुक ने शो कर दिया B से, ठीक है, ये आपके पास B आ गया, और बल्कि Z भी साथ लगाया हुआ है। तो ये हो गया जी बेंजोएट हिस्सा, और इसके साथ चूंकि हाइड्रोजन भी होता है ये वाला, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको समझ में आ जाएगी, तो जहां पर HBZ लिखा होगा इसका मतलब है कि वो बेंजोइक एसिड का जिक्र कर रहा है, ठीक है। और जहां पर कुछ ऐसे लिखा होगा, ये E फॉर ईथर ऑर्गेनिक लेयर, और जहां पे लिखा होगा A फॉर एक्वस, यानी बेंजोइक एसिड इन ईथर, और इसी तरह से बेंजोइक एसिड इन एक्वस। तो दो बेंजोइक एसिड हमारा एनालाइट है, सैंपल, और या कह लीजिए जो हमारा सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट्स है वो दो हैं, ईथर और वाटर, दो लेयर की शक्ल में, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बता दूं कि भाई ये हमारे पास नीचे वाला अगर हम मान लेते ईथर है, और ये हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, और जो ये ऑरेंज कलर में आपको दिखाया गया ये वाले हिस्से, ये हिस्से आपके पास बेंजोइक एसिड है, यानी HBZ। और जो HBZ यानी बेंजोइक एसिड ऊपर है वो एक्वस में है, ए के साथ लिखा जाएगा, और जो नीचे है वो ईथर ई के साथ लिखा जाएगा। ये सिंपल सी इसकी थी, समझ लीजिए कि प्रेजेंटेशन, कि किस तरह से आप फार्मूला प्रेजेंट करेंगे। अब आ जाए आप फार्मूला की तरफ। यहाँ पे लिखता ही है कि many substances are partially ionized in the, यानी अब बेंजोइक एसिड ना कंप्लीटली हल नहीं होता। अब कंप्लीट जो चीज कंप्लीटली हल नहीं होती ना, उसका एक मसला होता है, वो क्या, वो ये कि आपके पास जब सॉल्वेंट मतलब और सॉल्यूट इकट्ठे होंगे, आप आयनाइजेशन कर रहे होंगे, आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही होगी, तो एक ही वक्त में सब कुछ पाया जाएगा, यानी एक ही वक्त में आपको ये वाला आयन भी मिलेगा, आपको हाइड्रोजन आयन भी मिलेगा, और आपको अनडिसोसिएटेड फॉर्म भी मिलेगी। तो ये होता है जब सॉल्यूशन ऐसे बनाए जाएं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एनालाइट या वीक सॉल्यूट डाले जाएं, तो ऐसा होता है कि सब कुछ मौजूद होता है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग आपके पास सैंपल है या वो सॉल्यूट है, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाने के बाद वो सिर्फ प्रोडक्ट ही देता है आपको। बहरहाल अब आपके दिमाग में क्या बात आ गई कि हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जो सिस्टम इक्विलिब्रियम के साथ चलता है, फिर आगे जाके सीख लेंगे क्यों क्या बात है भाई आगे। तो लिखता है कंसीडर, बल्कि एक छोटी सी एक लाइन है, ये पढ़ देता हूँ। कहते हैं द एक्सट्रैक्शन नाउ बिकम्स डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पीएच बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि डिसोसिएशन कम है, पीएच कम हो रही है, यानी हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ रही है, डिसोसिएशन ज्यादा हो रही है। कंसीडर फॉर एग्जांपल द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेंजोइक एसिड फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन इनटू ईथर, ईथर के स्पेलिंग तो इनटू आइदर, ये ईथर है बेटा, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बुक की। बेंजोइक एसिड यानी HBZ इज अ वीक एसिड इन वाटर, यानी पानी में डालोगे तो बेंजोइक एसिड चूंकि ऑर्गेनिक है, देखें बेंजोइक एसिड में बेंजीन का पार्ट ऑर्गेनिक है, तो इस तरह का जो जाहिर सी बात है सॉल्यूट होगा वो तो कम हल होगा, किसमें, वाटर में, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीजें नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर चीजें पानी में हल नहीं होती, इसलिए बेंजोइक एसिड पानी में अच्छा हल नहीं होने वाला। फिर आप कहेंगे फिर थोड़ा बहुत तो हल होता है, हाँ जी थोड़ा बहुत हल होता है, वो थोड़ा बहुत हल क्यों होता है, उसकी वजह भी आपकी छोटी क्लासेस में लिखी हुई है, मैं फिलहाल उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा। वो ये कि देखो बेंजोइक एसिड में यहाँ अगर गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH, ये वो पार्ट है बेंजोइक एसिड का जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है पानी के अंदर, तो वो पानी में हल भी हो सकता है। तो ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है। अगली बात ये है कि वेयर, अब वो समझा रहा है आपको, वेयर ई रिप्रेजेंट्स ईथर एंड ए रिप्रेजेंट्स एक्वस सॉल्वेंट। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तकरीबन ये सारा पैराग्राफ हो गया, ये आप क्या कहते हैं खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली बात पे ये है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में बात आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या कहती है? वो ये कहती है कि it is more meaningful to describe the different terms distribution ratio, which is the ratio of the concentration of all the species of the solute in each phase. ये थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऑर्गेनिक फेज और इनऑर्गेनिक फेज, दोनों फेजेस में सॉल्यूट किसी ना किसी मिकदार में हल होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे मैं ऊपर समझा कर आया हूं कि 2:1 की एक रेशो है, तो हमेशा सॉल्यूट अपने आप को सॉल्वेंट्स में एक खास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। A solute distribute itself into two immiscible liquids in a constant ratio irrespective of the solute added। ठीक है, ये वाली बात आपकी छोटी क्लास में भी लिखी थी एफएससी के अंदर, थोड़ा वहां पर देख लीजिए, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है उसमें से भी आप देख सकते हैं, ताकि आपका और नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा जी, मैं थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ हम क्या करने लगे हैं। यहाँ सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये आके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है, ऊपर लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड ईथर में कितना हल हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कि बेंजोइक एसिड ए एक्वस लेयर में, एक्वस लेयर में। दो दफा क्यों लिखा है भाई? दो तरह से जो है, क्योंकि वाटर में तो कम हल होता है, यानी पानी में दो किस्म के इसके क्या होंगे बेटा, मतलब समझ लीजिए हालतें होंगी। एक होगी डिसोसिएटेड, जैसे मैंने ये लिखा आयन की शक्ल में, और एक वो होगी अनडिसोसिएटेड। पानी में दो शक्लों में होगा, डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड। पानी में कम हल होता है, लेकिन ईथर में ज्यादा हल होता है, इसलिए आपको वहां पर ये शक्ल दिखाई गई है। अच्छा, क्योंकि ये पोलर नहीं होते बेटा, तो आयनाइज नहीं होते, इनकी सॉल्युबिलिटी आयनाइजेशन के एतबार से फिर नहीं होती। बहरहाल ये एक अलग बात है, ये हम बाद में बात करेंगे कभी। तो लिखता है वी कैन रेडिली डिराइव। अब हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं इस तरह से। रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं? हम कह रहे हैं के ए इज इक्वल टू, बेटा हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये जी बेंजोइक एसिड है, इसे आप आयोनाइज कर लो तो ये दो शक्लों में चला जाएगा। एक तो बेंजोइक एसिड नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव। अगर आप इसका केसी राइट करोगे तो आपको BZ नेगेटिव ऊपर लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन आयन भी ऊपर लिखना पड़ेगा, और नीचे लिखना पड़ेगा अनडिसोसिएटेड HBZ की कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसी चीज को, यानी इस वाली वैल्यू को, मानो कि ये एसिड के लिए लिखा गया है, तो के सी को आप के ए में चेंज कर सकते हैं। यही बात उसने यहाँ पर भी आपको जरा डायरेक्टली लिख कर दे दी है बेटा, ठीक है नी, इस वाले फार्मूला में। फिर उस फार्मूला में चेंज लाया है, BZ नेगेटिव को एक साइड पे रख दिया, बाकी सबको वहां पर ले गया। नेक्स्ट इक्वेशन में वो लिखता है कि BZE, जो ऊपर हमने लिखा था KD इज इक्वल टू BZE ओवर B HBZ ओवर A, उसको थोड़ा सा उसने इक्वेशन को चेंज किया है और BZE की वैल्यू निकाली है। कहता है ऐसे करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो D है उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, ये D ऊपर वैल्यू दी हुई है, वहां पर आके आप इसको बकायदा हल करने की कोशिश करें, हो जाएगा। फिर ये सारी वैल्यूज को जमा यानी लिखने के बाद आखिर में आप देखोगे तो D विल बी इक्वल टू KD ओवर 1 प्लस KA प्लस ओवर H नेगेटिव। यानी आप सिंपल सी बात है, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। मिसाल के तौर पर देखें, ये HBZA से कट गया ऐसे कह लीजिए, या आप इसको बाकायदा तौर पर हल भी कर सकते हैं और फिर भी निकाल सकते हैं। ये भी आपको देखें, ऊपर क्या बच गया, KD, ये रही ऊपर KD, नीचे ये खत्म हो गया तो 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आता है, प्लस फिर नीचे KA। बेटा ये जो ऊपर वाला HBZ है ना, दोनों तरफ कंसीडर होता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर आपको बात समझना है तो आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है जरा, इसलिए मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि तोड़ सकते हैं ऊपर वाले
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए से। अब क्या मामला बन गया, आखिरकार जब आप इसे हल किया तो ये बेटा खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ सिर्फ बच गया के ए, ये आपके पास के ए, और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय, और एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव। ये जी सिंप्लीफिकेशन है। ये करके देखें, अगर ना समझ आए तो फिर मुझे बेटा ग्रुप में सेंड कर दिया करें, छोटी मोटी बातें वहां पर मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। वैसे ये सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली उसने डिस्क्राइब करने हैं, जो आपको समझने हैं। वो रिजल्ट क्या है जी, रिजल्ट कहता है कि दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट्स दैट व्हेन H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Ka। देखो भाई Ka से अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो आप चाहो तो Ka को बाहर भी निकाल सकते हो, यानी आप चाहो तो Ka को कंसीडर कम करो, मतलब तो उससे क्या होगा, कहता है D इज नियरली इक्वल टू KD। मतलब आप खुद सोचो, अगर H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो इस पूरी रेशियो का जवाब क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो ये तकरीबन खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाने पर सिर्फ KD बच जाएगा। तो D इज ऑलमोस्ट इक्वल टू KD, ऐसे बात कर रहा है। इफ KD इज लार्जर, अब वो कहता है अगर KD लार्जर हो जाएगा फिर क्या होगा भाई, the benzoic acid will be quantitatively extracted into the ether layer। KD ज्यादा हो गया ना, KD अगर KD ज्यादा हो गया तो D ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी भाई। D हम पीछे पढ़कर आए हैं, वो बराबर होता है HBG की कंसंट्रेशन इनटू ईथर। तो ईथर में बढ़ जाएगा, जितना आप D की वैल्यू बढ़ा लेंगे, इस तरह का सिस्टम बनाए, ईथर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट चला जाएगा। ईथर को आप सेपरेटिंग फनल से रद्दा कर लेंगे, ईथर को उड़ा देंगे, और उसके अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, वो सिंपल सा आपके पास बेटा क्या कहते हैं, वो मिकदार होगी एनालाइट की या सॉल्यूट की जो आपने चाहना है। यही आपके पास सिंपल सी ये है आंसर दिए जा रहे हैं। इस तरह कहता है इफ ऑन द अदर हैंड H पॉजिटिव इज मच लेसर। H पॉजिटिव का मतलब है डिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है ना, यानी आयनाइज्ड फॉर्म। अगर वो आयनाइज ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, देन देन D रिड्यूसेस टू द KD H पॉजिटिव A ओवर Ka। मतलब अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो इतनी सी बात कही गई है कि अगर ये बहुत ही कम है तो भाई निकाल दो, नेग्लिजिबल है, यहां से भी निकाल दो, नेग्लिजिबल है H पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा, तो कहता है फिर बराबर होगा KD ओवर किसके, H पॉजिटिव ओवर K। ठीक है ना, H पॉजिटिव ओवर K। या थोड़ा सा इसको आप जरा ऐसे समझ लें कि ये ना आपके पास में लिखा हुआ है KD ओवर 1 प्लस KA, ओवर लिखा था ना, ओवर ओवर H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऊपर ले जाकर हल करेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट जो निकलेगा वो ऊपर जाके देखो, H पॉजिटिव ऊपर ले जाना पड़ेगा ना ऊपर। तो ये देखो ये H पॉजिटिव ऊपर जाकर KD के साथ लिखा हुआ है उसने ओवर K। मतलब आपके पास ये दोनों चीजें एक साथ, और नीचे तरफ ये आपको लिखने को मिल जाएगा, which will be small and the benzoic acid will remain in aqueous। भाई जाहिर सी बात है, अगर वो हल नहीं हो रहा, H पॉजिटिव फॉर्म में नहीं आ रहा, तो वो अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। और मैंने आपसे कहा कि चूंकि बेंजोइक एसिड पानी में कम हल होता है, यानी अनडिसोसिएटेड रहता है, तो वहां यहाँ भी यही बात की जा रही है कि अगर वो ज्यादा अनडिसोसिएटेड रहेगा तो पानी में रहेगा, ईथर में नहीं आएगा। दिस that is in alkaline solution benzoic acid is ionized and cannot be extracted, while in acid solution it is largely undissociated। These conclusions are what we would intuitively expect from inspection of the chemical equilibria। यानी chemical equilibria को आप इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि जिसकी मदद से आपको आपके एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप इस तरह से इक्विलिब्रिया, आपने पढ़ा था लास्ट उसके अंदर कि भाई इक्विलिब्रिया को शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसको ऐसे शिफ्ट करें कि वो बेंजोइक एसिड ज्यादा डिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाए। ठीक है बेटा, इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा ईथर के जरिए से उसको अलग कर पाएंगे। तो अब तक के लिए बेटा आज इतना ही, ठीक है, कोशिश करें याद करें, बार बार लिखें। नेक्स्ट फिर इसी पे लेक्चर मजीद भी होगा। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज बेटा।